जर्मन सम्राट से मुलाकात। सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिए मेरे पहले रेक्टरियल एड्रेस ने जर्मन सम्राट का ध्यान खींचा, जिन्होंने न्यूयॉर्क में हेयर बैलिन के ज़रिए मुझे खबर भेजी कि उन्होंने उसका हर शब्द पढ़ लिया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे के दीक्षांत समारोह में दिए गए अपने एड्रेस की एक कॉपी भी मुझे भेजी। उनसे मिलने के न्योते आए, लेकिन दूसरों के कामों की वजह से मैं जून 1907 में ही जा सका। मिसेस कार्नेगी और मैं कील गए। जर्मनी में हमारे अमेरिकी एम्बेसडर मिस्टर टावर और मिसेस टावर हमसे वहाँ मिले और बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। उनके ज़रिए हम वहाँ 3 दिन रहने के दौरान कई जाने-माने पब्लिक लोगों से मिले। पहली सुबह मिस्टर टावर मुझे सम्राट की यॉट पर रजिस्टर करने ले गए। मुझे सम्राट से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अचानक डेक पर आ गए और मिस्टर टावर को देखकर उन्होंने पूछा कि वह इतनी जल्दी यॉट पर क्यों आए हैं। मिस्टर टावर ने बताया कि वह मुझे रजिस्टर करने के लिए लाए थे और मिस्टर कार्नेगी भी यॉट पर थे। उन्होंने पूछा, "उन्हें अभी क्यों नहीं पेश करते? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।" मैं उन एडमिरल से बात कर रहा था जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हो रहे थे और मैंने मिस्टर टावर और सम्राट को पीछे से आते नहीं देखा। मेरे कंधे पर एक टच हुआ और मैं मुड़ा। मिस्टर कार्नेगी, सम्राट। मुझे एहसास होने में एक पल लगा कि सम्राट मेरे सामने है। मैंने दोनों हाथ उठाए और कहा, "यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था।" बिना किसी सेरेमनी के और किस्मत का मालिक बादलों से नीचे आ गया। फिर मैंने आगे कहा, "महाराज, मैं आपका इज़्ज़तदार इनविटेशन लेने के लिए 2 रातें सफ़र करके आया हूँ और पहले कभी किसी ताज पहने हुए हेड से मिलने के लिए ऐसा नहीं किया।" फिर सम्राट मुस्कुराते हुए और ऐसी ही मनमोहक मुस्कान के साथ, "ओह! हाँ, हाँ, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। आपको राजा पसंद नहीं है।" "नहीं महाराज, मुझे राजा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे राजा के पीछे खड़ा आदमी पसंद है, जब मुझे वह मिल जाए।" "आह! एक राजा है जिसे आप पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ, एक स्कॉटिश राजा, रॉबर्ट डेथ ब्रूस। वह मेरी जवानी में मेरे हीरो थे। मैं उन्हीं पर पला बड़ा हूँ। हाँ महाराज, मैं भी ऐसा ही था और वह मेरे अपने शहर डनफर्मलाइन एबे में दफन है। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर एबे पर बने ऊंचे चौकोर स्मारक के चारों ओर घूमता था। हर ब्लॉक पर बड़े पत्थर के अक्षरों में एक शब्द लिखा था, किंग रॉबर्ट द ब्रूस। एक कैथोलिक की तरह पूरे जोश के साथ, जैसे कोई माला गिन रहा हो। लेकिन ब्रूस एक राजा से कहीं ज्यादा थे महाराज। वह अपने लोगों के लीडर थे और पहले नहीं, लोगों के आदमी वाले से पहले आते हैं। महाराज, अब डनफर्मलाइन में किंग मेलकम का टावर मेरा है, वही जिनसे आपको स्कॉटिश खून की अपनी कीमती विरासत मिली है। शायद आप सर पैट्रिक स्पेंस नाम का बढ़िया पुराना गाना जानते होंगे। किंग डनफर्मलाइन टावर में बैठे हैं और नीली लाल वाइन पी रहे हैं। मैं किसी दिन आपको आपके स्कॉटिश पूर्वज के टावर तक ले जाना चाहूंगा ताकि आप उनकी याद में श्रद्धांजलि दे सकें। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा होगा। स्कॉच जर्मन लोगों से कहीं ज्यादा तेज और चालाक है। जर्मन बहुत धीमे हैं। महाराज, जहां तक स्कॉच की बात है, मैं आपको एक निष्पक्ष जज मानने से मना कर दूंगा। वह हंसे और हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कहा, आज शाम आप मेरे साथ डिनर करेंगे, और माफी मांगकर आने वाले एडमिरल्स का स्वागत करने चले गए। डिनर में लगभग 60 लोग मौजूद थे और हमने सच में बहुत अच्छा समय बिताया। महाराज, जिनके सामने मैं बैठा था इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना गिलास उठाया और मुझे अपने साथ पीने के लिए बुलाया। जब उन्होंने हमारे एम्बेसडर मिस्टर टॉवर के साथ ऐसा किया, जो उनके दाएं ओर बैठे थे, तो उन्होंने टेबल के उस पार से पूछा, जो पास बैठे लोगों ने सुना, कि क्या मैंने प्रिंस फॉन बूलो को, जिनके बगल में मैं बैठा था, बताया था कि उनके सम्राट के हीरो ब्रूस मेरे अपने शहर डनफर्मलाइन में आराम करते थे और उनके पुरखों का टॉवर पिटेनक्रिफ ग्लेन में मेरे शहर में था कब्जा? नहीं, मैंने जवाब दिया। महामहिम के साथ मुझे ऐसी फालतू बातों में धकेला जाता है, लेकिन आपके लॉर्ड हाई चांसलर के साथ मेरी बातचीत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमेशा एक सीरियस इंपॉर्टेंस होगी। एक शाम हमने मिसेस गोएलेट के साथ उनकी यॉट पर डिनर किया और महामहिम वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने हाल ही में मुझसे कहा था कि काश कस्टम उन्हें देश छोड़ने की इजाज़त दे, ताकि वह दौड़कर उनसे मिल सकें। सम्राट, उन्हें लगा कि एक अच्छी बातचीत से कुछ अच्छा होगा।
मुझे भी यही विश्वास था। सम्राट मान गए और कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह किसी दिन जर्मनी आएँगे। मैंने सुझाव दिया कि वह सम्राट कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावटों से आज़ाद हैं और नाव से चलकर प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। लेकिन मेरे देश को मेरी यहाँ ज़रूरत है। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने जवाब दिया। 1 साल पहले घर छोड़ने से पहले जब मैं अधिकारियों को अलविदा कहने के लिए अपनी मिलों में गया था और उन सबको कड़ी मेहनत करते हुए, तपती धूप में तपते हुए छोड़ने पर अफ़सोस जताया था। लेकिन मैंने पाया कि अब मेरे पास हर साल आराम करने का समय है। और फिर भी चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हूँ, स्टीमर के अगले हिस्से पर अटलांटिक की लहरों को काटते हुए आधा घंटा बिताने से मुझे पूरी राहत मिलती थी। मेरे चालाक मैनेजर कैप्टन जोन्स ने जवाब दिया। और हे भगवान! सोचिए हम सबको कितनी राहत मिलती होगी। आपके लोगों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है महाराज? वह बार-बार दिल खोलकर हँसे। इससे मेरे मन में एक नई सोच आई। उन्होंने प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट से मिलने की अपनी इच्छा दोहराई और मैंने कहा, "ठीक है महाराज, जब आप दोनों मिलेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ रहना होगा। मुझे डर है कि आप और वह कोई शरारत न कर बैठें।" वह हँसे और बोले, "ओह! मैं समझ गया। आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ कि अगर आप रूज़वेल्ट पहला घोड़ा बनाते हैं तो मैं पीछे चलूँगा।" "अरे नहीं महाराज, मैं घोड़ों के बारे में बेहतर जानता हूँ। ऐसे 2 फुर्तीले बछड़ों को एक साथ चलाने की कोशिश करने से बेहतर है। पहले घोड़े पर कभी ठीक से पकड़ नहीं बन पाती। मुझे आप दोनों को गर्दन से गर्दन तक जोतना होगा ताकि मैं आपको सँभाल सकूँ। मैं कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसे सम्राट से ज़्यादा कहानियाँ पसंद हों। वह अच्छी संगति रखते हैं और मेरा मानना है कि वह एक ईमानदार आदमी हैं, जो दुनिया की शांति और तरक्की के लिए बेचैन है। इतना कहना ही काफ़ी है कि वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वह हमेशा से शांति के पक्ष में रहे हैं। 1907 उन्हें इस बात का बहुत शौक है कि उन्होंने 24 साल राज किया है और कभी इंसानी खून नहीं बहाया। उनका मानना है कि जर्मन नेवी इतनी छोटी है कि ब्रिटिश पर असर नहीं डाल सकती और इसे कभी भी मुकाबला करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी मेरी राय में इसे बढ़ाना बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंस वॉन बूलो भी यही सोचते हैं और मेरा मानना है कि दुनिया की शांति को जर्मनी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके सभी फ़ायदे शांति के लिए अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका मकसद है और इस अच्छे फ़ील्ड में वह निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रही है। मैंने सम्राट को उनके एम्बेसडर बैरन वॉन स्टर्नबर्ग के ज़रिए द रूज़वेल्ट पॉलिसी किताब भेजी, जिसका मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा था, जिससे प्रेसिडेंट खुश हुए और मुझे उनसे एक कीमती लेटर के साथ अपनी एक बढ़िया ब्रॉन्ज़ कॉपी मिलने पर बहुत खुशी है। वह सिर्फ़ एक सम्राट ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं। एक ऐसा आदमी जो मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए बेचैन है, संयम को बढ़ावा देने, लड़ाई रोकने और मेरा मानना है इंटरनेशनल शांति पक्की करने की अपनी कोशिशों में बिना थके लगा रहता है। कुछ समय से मुझे ये एहसास हो रहा है कि सम्राट सच में एक किस्मत वाले इंसान थे। उनके साथ मेरे इंटरव्यू ने इस एहसास को और मजबूत किया है। मुझे उनसे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा करने की बहुत उम्मीद है। हो सकता है कि अभी भी उनका कोई ऐसा रोल हो जो उन्हें अमर लोगों में जगह दिलाए। उन्होंने जर्मनी पर 27 साल शांति से राज किया है, लेकिन इस रिकॉर्ड से भी आगे कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस इंसान से उम्मीद की जाती है, जिसके पास पॉजिटिव कामों से सभ्य देशों के बीच शांति कायम करने की ताकत हो। अपने देश में शांति बनाए रखना ही काफ़ी नहीं है, जो दूसरे बड़े सभ्य देशों को एक साथ आने और सभी इंटरनेशनल झगड़ों में आर्बिट्रेशन कायम करने के न्योते का खुशी-खुशी जवाब देगा। चाहे वह इतिहास में सिर्फ अपने देश में अंदरूनी शांति बनाए रखने वाले के तौर पर जाने जाएं, या बड़े सभ्य देशों के बीच शांति के दूत के तौर पर अपने तय मिशन पर आगे बढ़ें। यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। पिछले साल 1912 मैं बर्लिन के बड़े महल में उनके सामने खड़ा था और उनके 25 साल के शांतिपूर्ण राज पर बधाई का अमेरिकी भाषण दिया। उनका हाथ इंसानी खून से बेदाग था। जैसे ही मैं उन्हें भाषण वाला ताबूत देने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और हाथ फैलाकर कहा, कार्नेगी, 25 साल की शांति और हम और भी कई सालों की उम्मीद करते हैं। मैं जवाब दिए बिना नहीं रह सका
और इस सबसे अच्छे मिशन में आप हमारे सबसे बड़े साथी हैं। वह अब तक चुपचाप और बिना हिले-डुले बैठे थे, एक ऑफिसर से एक के बाद एक भाषण लेकर दूसरे को टेबल पर रखने के लिए दे रहे थे। बातचीत का मुख्य विषय वर्ल्ड पीस था, जो वह कर सकते थे और मेरी राय में हासिल भी कर लेते। अगर उनके चारों ओर मिलिट्री वाली जाति ना होती, जो गद्दी पर बैठे व्यक्ति के आस-पास इकट्ठा होती है, एक ऐसी जाति जो आम तौर पर उतनी ही पक्की हो जाती है, जितनी कि खुद ताकतवर, और जिसने अब तक जर्मनी में जब भी युद्ध का मुद्दा सामने आया है, अपनी कंट्रोल की ताकत साबित की है। जब तक मिलिट्रीवाद को दबाया नहीं जाता, वर्ल्ड पीस नहीं हो सकती। आज 1914 जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो कितना बड़ा बदलाव है। दुनिया युद्ध से इतनी हिल गई है जितनी पहले कभी नहीं। लोग एक दूसरे को जंगली जानवरों की तरह मार रहे हैं। मैं सारी उम्मीद छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाल के दिनों में मैं दुनिया के मंच पर एक और शासक को आगे आते हुए देख रहा हूँ, जो खुद अमर साबित हो सकता है। वो आदमी जिसने पनामा कैनाल टोल विवाद में अपने देश की इज्जत बचाई, अब प्रेसिडेंट है। उनमें जीनियस की जबरदस्त इच्छा शक्ति है और सच्ची उम्मीद है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है। ये राजाओं को भगवान बनाता है और मतलबी जीवों को राजा। जीनियस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट विल्सन को देखो, उनकी रगों में स्कॉटिश खून है,